हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। तो आज हम पाठ 12 जो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका शॉर्ट रिवीजन हम देखते हैं। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। नोट्स के हेल्प से, वन लाइनर की हेल्प से हम इसको वन बाय वन देखते हैं। तो ये होता क्या है, सब चीजें हम समझते हैं। चलिए पहला हम बात करते हैं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या कहते, क्या समझते हैं। तो बच्चों ये होता है, देखिएगा, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाह करने पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसे ही विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। मतलब अगर मैं कोई कंडक्टर लूं और कंडक्टर में मैंने धारा बहाई और उसके चारों ओर क्या होगा, उस धारा के कारण कोई प्रभाव दिखा जो चुंबक जैसे गुण प्रदर्शित किया, तो उसको हमने बोला धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके बाद में फिर हमें नेक्स्ट पार्ट आता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो अगर हम सिंपल चुंबक की बात करें, जैसे अगर मैं बोलूं आपसे कि ये मेरे पास एक चुंबक है, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये मेरे पास एक चुंबक है, इस चुंबक को मैं क्षण चुंबक या बार मैग्नेट या दंड चुंबक कहता हूं। बच्चों ये मेरे पास एक चुंबक है, तो इसके चारों ओर कुछ इमेजिनरी लाइंस मानी गई है। उन इमेजिनरी लाइंस को ही बोला गया है, ये काल्पनिक रेखाएं मानी गई हैं, उन काल्पनिक रेखाओं को बोला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं। ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर हम परिभाषा पे जाएं तो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति को प्रदर्शित करने के लिए खींची गई काल्पनिक रेखाओं को क्या बोला गया है बेटा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। और कई बार हमसे क्वेश्चन भी पूछते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 3 कोई 4 गुण लिखिए। तो इसमें अभी 3 दिए हैं, तो 3 की ही बात करता हूं, लेकिन इससे पहले मैं एक दंड चुंबक है उसकी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बना दूंगा, तो आधा से ज्यादा तो आप उसी में अंतर बता देंगे। ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है, ये क्षेत्र रेखाएं हैं, ये लीजिए क्षेत्र रेखाएं, ये अंदर की तरफ साउथ टू नॉर्थ जाती है और बाहर की तरफ नॉर्थ टू साउथ जाती है। नॉर्थ टू साउथ जा रही है और ये साउथ टू नॉर्थ अंदर की तरफ जाएंगे। ये हमने बना दिया। अब देखिएगा, अगर मैं इसकी बोलूं पहला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र बताती है। देखिए एन से ए इस तरफ बाहर की तरफ और एस से एन तरफ अंदर की तरफ, तो कैसा वक्र बन गया? ये बताइए बच्चों, कैसा वक्र बन गया? तो ये बंद वक्र बन गया। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर सकती। कैसे प्रतिच्छेद करेंगे बेटा? एक लाइन ये गई, दूसरी लाइन ये गई, फिर तीसरी लाइन ये गई, तो ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करने के चांसेस बनेंगे ही नहीं। ये ऐसे क्रॉस होंगी, ये ऐसे सर्कल बनाएंगी, मतलब क्रॉस होने का चांसेस ही नहीं। ये ऐसे बनाएंगी, ये ऐसे बनाएंगी, तो ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करेंगी। कट नहीं करेंगी, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। आगे पढ़ेंगे क्यों नहीं करती हैं जब आप क्लास 12 में आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना ही समझिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। अगर हम इस पर कोई एक मैग्नेटिक कंपास रखें, तो मैग्नेटिक कंपास में इसका नॉर्थ पोल जो है वो, उसका मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करता है। ऐसे 3 हमने गुण समझे हैं, और भी बहुत सारे गुण होते हैं। जैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है ध्रुव के पास बहुत क्लोज होती है। जैसे देखिए एन और एस के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो है बहुत पास पास में है, इससे चुंबकत्व ज्यादा होता है। ऐसे करके और भी हम उसके अंतर, मतलब उसमें क्या बोलते हैं, गुण लिख सकते हैं, प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। इसके बाद में बच्चों हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, भू संपर्क तार। भू संपर्क तार को हम क्या कहते हैं? अर्थिंग। जिसको सिंपल परिभाषा में, सिंपल कॉन्सेप्ट में बोले तो अर्थिंग। तो अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग को हम सिंपल टर्म में क्या बोलते हैं? अर्थिंग, ग्राउंडिंग भी कहा जाता है इसको। तो भू संपर्क तार का उपयोग सुरक्षा के उपाय के रूप में किया जाता है। इस पर सामान्यतः हरा आवरण होता है। किसी विद्युत उपकरण के धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का कोई क्षरण होता है, तो उपकरण से जुड़े भू संपर्क तार के कारण उपकरण का विभव भूमि के विभव के बराबर हो जाता है, मतलब विभवांतर शून्य हो जाता है, तथा उपकरण के उपयोगकर्ता को विद्युत आघात या झटका नहीं लगता है। भू संपर्क तार नहीं जुड़े होने से उपयोगकर्ता को झटका लग सकता है। तो ये किसका? अर्थिंग का कॉन्सेप्ट है। और अर्थिंग होने से जो एप्लियंसेस हम यूज करते हैं वो भी सेफ रहते हैं।
उसके बाद है लघु लघु पथन, मतलब इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट क्या होता है इसको भी एक बार थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं। जब विद्युतमय तार तथा उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आ जाते हैं, मतलब टच हो जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में अकस्मात अत्यधिक धारा बहने लगती है तथा तार गर्म होकर पिघल जाता है या आग भी लग सकती है। आपने देखा होगा बरसात के दिनों में पहले ज्यादा होता था, आजकल थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, क्योंकि अब जो लाइन है वो प्रॉपर तरीके से अरेंज होती है। तो ये घटना को ही क्या बोलते हैं, लघु पथन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं, है ना। इसे बचने के लिए क्या यूज किया जाता है, इसे बचने के लिए हम उचित क्वालिटी के तार का उपयोग करते हैं, कॉपर के एक प्रॉपर तरीके से। आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट में भी बहुत सारे बताते हैं ये तार ऐसे हैं, ये तार ऐसे हैं, तो इसका मतलब है उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। दूसरा, इसमें फ्यूज का भी उपयोग करते हैं। ये फ्यूज क्या होता है, अगर हाई करंट उसमें जाता है तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर से वो फ्यूज क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होने से वो करंट आगे की सप्लाई बंद कर देता है, तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो पाता है। अतिभारण, अतिभारण की बात करते हैं भाई। अतिभारण को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। अतिभारण को क्या बोला जाता है बच्चों, ओवरलोडिंग कहा जाता है। तो जब किसी परिपथ में बहुत सारे उच्च शक्ति विद्युत उपकरण एक साथ चलाए जाते हैं तो परिपथ में अत्यधिक धारा बहने लगती है तथा परिपथ के तार गर्म होकर पिघल जाते हैं। यह घटना ही क्या कहलाती है, ओवरलोडिंग कहलाती है। इससे बचने के लिए उचित मोटाई के तार का उपयोग तथा फ्यूज का उपयोग करना चाहिए। आगे बात करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के तरीके बताइए। तो वैसे हमारे पास कितने दो तरीके दिए हैं तो उनको समझते हैं, और उनकी दिशा कैसे निकालना है चुंबक क्षेत्र की वो भी समझेंगे। किसी प्रबल चुंबक की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। अगर मैं इसको बोलूं कि ये मेरे पास मैग्नेट है और ये शक्तिशाली है, तो इसके आसपास अगर मैं चुंबकीय सुई लाऊंगा तो वो क्या बताएगी, विक्षेप दिखाएंगी, और उससे मुझे ये पता चलता जाएगा कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। ये है मेरे पास चुंबकीय सुई, देखिए इसको इसके पास में ला रहा हूं तो ये देखिए इसमें विक्षेप दिखा रही है, तो इससे क्या पता चला, देखिए बिना टच किए तो ये क्या है, उसके चुंबकीय क्षेत्र में आ रहा है, ये देखिएगा। ठीक है, आगे, किसी धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से दी जाती है। अच्छा, दूसरा ये भी है ना, दूसरा क्या है, किसी कुंडली अथवा तार में विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं धारावाही परिनालिका, या आपने सुना होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो उससे भी हम क्या करते हैं, धारा से चुंबक बना लेते हैं, धारा की हेल्प से चुंबक बना लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, किसी विद्युत धारावाही चालक से संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से दी जाती है। तो बच्चों ये दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से दी जाती है। फिर पूछा जाता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है। तो बच्चों दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को समझिएगा। जैसे ये मेरे पास राइट हैंड है, इसमें ये अंगूठा है, और अगर कंडक्टर कैसा है, स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट कंडक्टर में धारा जिस दिशा में जाएगी वो अंगूठे की दिशा होगी, अंगूठा की दिशा किसकी, धारा की दिशा होगी, और जो फिंगर कर्व कर लेंगे वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। लेकिन इसके अपोजिट अगर धारा एक कुंडली से बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताएंगी, कर्ल फिंगर्स बताएंगी। कौन बताए, सॉरी, अगर मैं देखिए थोड़ा सा इसको यहां से बताऊं तो ज्यादा अच्छा है। अगर स्ट्रेट कंडक्टर है तो धारा की दिशा कौन बताएगा, अंगूठा। अंगूठा किसकी दिशा बताएगा बेटा, धारा की दिशा बताएगा। और जो कर्ल्ड फिंगर्स है वो किसकी दिशा बताएंगी, कर्ल्ड फिंगर्स जो है वो किसकी दिशा बताएंगी, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएंगे। जब धारा किससे बह रही हो, स्ट्रेट कंडक्टर से, लेकिन धारा जब किससे बह रही हो, सर्कुलर कॉइल से बह रही हो, तब जो कर्ल्ड फिंगर्स है, ये कर्ल्ड फिंगर्स है, ये धारा की दिशा बताएंगी। किसकी दिशा बताएंगी, धारा की दिशा बताएंगी। और थंब जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा। किसकी बताएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। मोस्टली आप इसको ध्यान रखिएगा, बाकी इसको भी ध्यान रख सकते हैं। तो समझ में आया होगा। जैसे मैं आपसे एक होमवर्क देता हूं, मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर में धारा ऊपर की ओर, जो पेन का ऊपर वाला पार्ट है, इधर धारा बह रही है, तो मुझे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतानी है। तो बच्चों बताओ, इसको मैं ऐसे रखूंगा, ये स्ट्रेट वायर मान लेते हैं हम, और धारा की दिशा में हमने अंगूठे को रखा और फिंगर को कर्ल कर दिया। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हुई, तो ये बच्चों हो जाएगी कौन सी, हमारा क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, बताइए। एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको घुमा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, जैसे देखिए एंटी क्लॉकवाइज बन गया।
और अगर इधर होता तो ये क्लॉकवाइज होता, लेकिन अभी के लिए ये कैसा बना, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे मैं इसको ऐसे बनाऊं तो ये धारा ऐसी होगी, तो ये कैसी बनी, एंटी क्लॉकवाइज। देख लीजिएगा आप, ये देखिए, ये धारा की दिशा और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। वैसे आपको ये नियम भी दिया है, अगर आप अपने वर्ड्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये देखिएगा, दाएं हाथ में विद्युत धारावाही चालक इस प्रकार पकड़ेगी, अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करता है और अंगुलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। मतलब आप उसकी जरूरत ही नहीं है, आप तो सिंपल सा स्ट्रेट वायर की बात करते हैं यहां पर, है ना। यहां तक भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पास पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति के अनेक फेरोइड कुंडली को कहते हैं धारावाही परिनलिका। मतलब अगर आपसे पूछ ले धारावाही परिनलिका किसको बोलते हैं, करंट कैरिंग सोलोनॉइड। तो करंट कैरिंग सोलोनॉइड ये होती है बच्चों, ये करंट कैरिंग सोलोनॉइड है। अगर इसमें मैं ये परिनलिका है जो कि एक चुंबक की जैसी व्यवहार करती है, अगर मैं इस पे यहां पर करूं तो ये यहां पर कौन सा साउथ पोल हो जाएगा, यहां पर नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो धारावाही परिनलिका समझ में आ गई, इसमें धारा बहनी चाहिए। ये लीजिए धारा बह दी इसमें, तो ये हमारी धारावाही परिनलिका डेफिनेशन आप देख रहे हैं। किसी परिनलिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है या असमान होता है। तो बच्चों यहां से लेकर यहां तक चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो समान होता है, अंदर पूरी जगह पर समान होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, समान होता है, मतलब यूनिफॉर्म होता है। धारावाही परिनलिका किस तरह व्यवहार करती है, तो धारावाही परिनलिका ये दंड चुंबक की जैसे, छड़ चुंबक की जैसे व्यवहार करती है। ये देखिए किसकी तरह व्यवहार करती है, तो दंड चुंबक या छड़ चुंबक की तरह व्यवहार करती है। मतलब उसके भी साउथ पोल और नॉर्थ पोल होंगे। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक, चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल की दिशा किस नियम के द्वारा निकाली जाती है, तो बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा निकाली जाएंगी। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा बल की दिशा, और यही जो विद्युत मोटर होता है उसका नियम भी हम इसी को बोलते हैं। विद्युत मोटर का नियम भी क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। बच्चों इसको समझ लेते हैं। इसमें तीन चीजों का हमें ध्यान रखना होता है, थंब, तर्जनी जिसको हम क्या बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, और एक होता है मिडिल फिंगर। तो हम हमेशा जो ये फिंगर्स के इंडेक्स फिंगर है इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखेंगे, थंब बल की दिशा बताएगा, और ये जो धारा बह रही है या फिर चार्ज जो फ्लो हो रहा है उसकी दिशा को बताएगा। अब अगर हम इसको देखिए लिखा है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चुंबकीय क्षेत्र को कौन सी फिंगर से दर्शाते हैं, तो तर्जनी। इसको हम इंडेक्स फिंगर भी कह सकते हैं बच्चों, इंडेक्स फिंगर। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्यमा किसको दर्शाते हैं, तो धारा की दिशा, अभी मैंने आपको बताया था। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बल की दिशा किससे दर्शाते हैं, तो अंगूठे के द्वारा दर्शाते हैं। आई होप वो तीनों ही लंबवत होना चाहिए, तीनों एक दूसरे पर कैसे होना चाहिए, 90 डिग्री पर। देखिए इसके बीच में 90 डिग्री है, इसके बीच में 90 डिग्री है, उसके बीच में भी 90 डिग्री है। कुल मिला के इनके तीनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। क्या इतना समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप। अब आगे अगर हम थोड़ा सा वन वर्ड टाइप के क्वेश्चन देखें, हमारे घरों में विद्युत शक्ति कितने वोल्ट पर प्राप्त होती है, तो ये 220 से लेकर 240 होता है, लेकिन यहां एक एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, हम तो 220 वोल्ट लिख सकते हैं। घरेलू परिपथों की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज या विद्युत फ्यूज का यूज किया जाता है। विद्युत परिपथ की लघुपतन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण युक्ति का नाम बताइए, तो वो युक्ति का नाम है इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज। आगे बढ़ते हैं बच्चों। धात्विक आवरण में यदि विद्युत धारा का क्षरण होता है तो व्यक्ति को गंभीर झटका न लगे, इसके लिए सुरक्षा का क्या उपाय है बच्चों, तो वो है अर्थिंग वायर। अर्थिंग वायर या भू संपर्क तार। सामान्यतः घरेलू विद्युत परिपथ किस क्रम में जुड़े होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जा चुका है।
तो समांतर क्रम में हमें जोड़ना रहता है। कारण भी है इसका, अगर समांतर क्रम में नहीं जोड़ेंगे और हमें मान लीजिए इस रूम में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है और दूसरे रूम में इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक को बंद करेंगे तो दोनों ही बंद हो जाएंगे और एक को चालू करेंगे तो बिना मतलब का हमारी वेस्टेज जाएगी और ओवरलोड भी होगा उस पर। तो अभी ध्यान रखेंगे समांतर क्रम में होते हैं, जुड़े होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। घरेलू परिपथ समांतर क्रम में क्यों जोड़े जाते हैं, इसका कारण लिखिए। तो सभी सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, सभी को वोल्टता या जो वोल्टेज है वो 220 या समान मिल पाए। लघुपथन मतलब हम कहें शॉर्ट सर्किट से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं, तो लघुपथन या शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए हम किसका उपयोग करें, फ्यूज का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक फ्यूज का उपयोग करें। इसका फायदा क्या होगा, इसका यह फायदा होगा बच्चों कि वो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और शॉर्ट सर्किटिंग से मतलब इलेक्ट्रिकल एप्लायंस वगैरह बच जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट था। और भी इससे रिलेटेड अगर कोई और डाउट आपको आते हैं तो आप पूछिएगा, है ना, मैं आपको बताऊंगा इससे रिलेटेड। लेकिन अभी इतने कॉन्सेप्ट को आप रेडी कर लीजिए और जो भी, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा और अगर आपको टॉपिक इंडिविजुअल समझना है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।